आपकी अनुमति से मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने जा रहा हूं और निश्चित रूप से बजट जैसे विषय के ऊपर जो बड़े बड़े विद्वान चिदम्बरम साहब और लोग कई लोग बात रख चुके हैं, तो उनको बहुत ही सम्मान के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि उनके बाद में सब्सटेंस बहुत कम बचता है। फिर भी जो चीज़ें हम लोग के ध्यान में आ रही हैं उस पर मैं बात कहना चाहता हूं। सर, 30,42,230 करोड़ रुपये का बजट है और वित्त मंत्री साहिबा, हमारी मैडम साहिबा ने बहुत सारे उसमें डिटेल प्रावधान किए थे। एक नक्शा है एस्पिरेशनल इंडिया का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और केयरिंग सोसाइटी का कैटेगराइज करके इन्होंने काम करने का प्रयास किया है। सर, हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं। नियम ये है कि दिवाली के एक दिन पहले अपना सारा लेन देन जिससे लेना है देना है साफ़ कर लो, उसके बाद चिराग जलाओ। लेकिन सर, हमने ये भी देखा है कि जो बड़े बड़े कर्जदार होते हैं जिनका एक एक बाल कर्ज में डूबा हुआ है, वो सबसे बड़ा पटाखा जलाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं, अभी बहुत ताकत हमारे पास बाकी है। तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ सर, ये स्लो डाउन नहीं है, ये रिसेशन है। और मुझे लगता है कि सरकार की इमेज को बचाने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उसको माइल्ड करने की कोशिश की कि नहीं, दिस इज़ ए साइक्लिक स्लो डाउन, तो रिवाइव हो जाएगा। और सर, मेरे पास बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कमेंट भी रखे हुए हैं। लोग हताश हैं, उन्हें नहीं लगता है कि इससे रिवाइवल हो सकता है। और बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं ने इस बारे में कहा है कि हालात बहुत डिफिकल्ट हैं, हम आपके साथ में हैं, हमें हमदर्दी है आपसे। सच्चाई तो ये है कि आपको जो आलोचना सुननी पड़ रही है, ये गुनाह आपका नहीं था, ये कहीं और हुआ और बातें आपको सुननी पड़ रही है। हमें बहुत हमदर्दी है आपसे, लेकिन कैसे इससे बाहर निकलेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान एक आर्थिक आपातकाल की स्थिति में है, सरकार को स्वीकार करना चाहिए और सभी पार्टियों के बीच में बैठ करके जो सभी विद्वान अर्थशास्त्री हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए थे, आपके पास भी अर्थशास्त्री हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, मैंने उनकी किताब पढ़ी, उन्होंने लिख के दी थी द रीसेट। मतलब फंटास्टिक कि सच को, मुझे लगता है कि सच से दूर भागने वाला जो चश्मा होता है, एक ऐसा भी चश्मा है जो हमको सच्चाई से दूर ले आता है। वो चश्मा ये बजट स्पीच तो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। सर, ये जो पॉलिसी शॉक हुआ है जिसके बारे में कई वक्ताओं ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन और ये कंपल्सिव डिजिटलाइजेशन, ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों ने आज हमको यहाँ जाके पहुँचा दिया। सर, पहले भी दुनिया भर में मंदी आई थी, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा था। सर, हिंदुस्तान में खेती नॉन टैक्सेबल होती थी और ये भी सच है कि 67% से भी ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए थे, उनको हैरेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक जो माइंडसेट बना हुआ था, पता नहीं कहाँ से विचार आया था कि सारा ब्लैक मनी उन कहीं ना कहीं लोगों के पास में रखा हुआ है जो खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो वो ब्लैक मनी सारा निकाल दिया गया। और आज हालात ये है कि देश खाली, और जो खबरें आ रही हैं सर बड़ी खतरनाक है कि 1% आबादी के हाथ में 73% वेल्थ जा चुकी है। बड़ी खतरनाक बात है ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है आपके आगे कि जो 73% आबादी है सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को वेल्थ में कन्वर्ट किया है। और आज हालत यह है कि उनके हाथ में पूंजी नहीं है। तो जब उनके हाथ में पूंजी नहीं है, उनकी आमदनी खत्म हो गई, उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो खपत कहाँ से बढ़ जाएगी? आज आपकी चिंता सबसे बड़ी यही है कि जो भी औद्योगिक उत्पादन हो रहे हैं उनकी खपत बढ़नी चाहिए। सर, जब आदमी के पास पैसा ही नहीं रह गया है तो कहाँ से खपत बढ़ाएगा वो? ये सवाल पैदा हो रहे हैं और सभी लोगों ने कहा भी है, जितने विद्वान वक्ता हैं सब यही कह रहे हैं कि कुछ भी करिए, समाधान वहीं से निकलेगा जब लोगों की परचेजिंग पावर दोबारा से बढ़नी चालू होगी और शिक्षा पर, खाने पर, कपड़ों पर, नेट जो टेलीकम्युनिकेशन है इसके ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, स्कूलिंग के ऊपर, हर चीज़ पे लोगों का खर्चा है। सर, मैंने लिस्ट किया था, मेरे ख्याल कम से कम ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं
जिनको आदमी को रोज जरूरत पड़ती है, लेकिन आदमी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आज ही इस बात का जिक्र हो रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिदम्बरम साहब बता रहे थे कि खपत का लेवल 10% डाउन हुआ। तो ये तो खतरे की घंटी है, और इस चीज को लेकर अगर हम आश्वस्त रहना चाहेंगे तो धोखा हो जाएगा। सर, इस देश की आबादी 130 करोड़ लगभग क्रॉस कर रही, और 85% आबादी नौजवानों की है जिन्हें काम चाहिए, जिन्हें रोजगार चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपने इस बात को गौर किया कि 85% नौजवान ये क्रिटिकल मास होता है, बहुत बड़ी आबादी हुई। अगर इसकी आवश्यकताओं को आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे या उन रास्तों पर नहीं चल पाएंगे जिनसे इन लोगों की आवश्यकताएं एड्रेस होंगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। सर, मुझे बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि एक मुझे बयान पढ़ने को मिला किसी का, ये कोई डेविड रॉकफेलर है, दुनिया के बहुत बड़े बैंकर हैं ये, और ये बैंकर ही नहीं ये पितामह है बैंकों के। और उनका कहना है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल वी नीड इज राइट मेजर क्राइसिस एंड द नेशंस विल एक्सेप्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? ये नियो कॉलोनियल सिस्टम है ना, यही तो होता है। और क्या होता है? आज इन लोगों ने हिंदुस्तान पे 70 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर्जा मढ़ दिया। हम बड़ी खुशी खुशी कर्जा लेते रहे उनसे। आज हालत यह है कि वो हमारी पॉलिसी बदल रहे हैं और एक क्राइसिस की इंतजार कर रहे हैं, जो क्राइसिस हम उनको बना के देने वाले हैं, जिससे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर किसानों की बात नहीं करता, ये मजदूरों की बात भी नहीं करता, ये नौजवानों की बात भी नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की बात करता है, केवल निजी मुनाफा। और ये जो दुनिया के बड़े बैंकर हैं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बैंकर हैं, वो किसी भी देश के मजबूत बैंक को बर्दाश्त नहीं करते। वो कठपुतली सरकारें बनाते हैं और उसके बाद में वो पॉलिसीज बनाते हैं कि वहां का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो, और उसके बाद पूरा बाजार उनके लिए खुला है। सर, पूरी दुनिया में खनिजों के लिए लड़ाई चल रही है और हिंदुस्तान उसका शिकार हो चुका है। अब ये भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि कोयले का खुला ऑक्शन होगा, ओपन ऑक्शन होगा। हम खाली रॉयल्टी पे जिंदा रहेंगे या उस कोयले का हम इस्तेमाल भी करना कभी जानेंगे? सवाल यह खाली कोयले पर ही नहीं, सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज और पूरी धरती पर जहां कहीं मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकार हो रहे हैं। और वहां की सरकारें, जो चुन के बनी सरकारें हैं, वो कर्जे में बंधी हैं, बाध्य हैं जो वो चाहें वो करने के लिए। और हमारे लोग लाचार, मजबूर, गरीब, बेसहारा, सरकार के सहारे। उनको ये धोखा बना हुआ है कि वो सरकार के सहारे हैं। सच्चाई है कि सरकारों ने उनसे अपना तल्ला छोड़ा लिया है। सर, मेरे पास में एक चीज़ है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी। सर, हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट लोगों की आबादी है 16.6% और उनके लिए डेडिकेटेड बजट का आवंटन है 2.73%। देखिए मजा। शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है 8.9%, उनके लिए डेडिकेटेड बजट है 1.76%। माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है 20%, उनके लिए डेडिकेटेड बजट है 0.16%। ओबीसी और बैकवर्ड की पॉपुलेशन है 43% और उनके लिए डेडिकेटेड बजट है 0.07%। अदर्स की आबादी है 11.8% और बजट का डेडिकेशन है 95%, 95.28%। यही तो खुल गया ना सारा राज। नहीं, आप भेजेंगे, लेकिन मैं केवल ये बताना चाहता हूं आप चेयर को एड्रेस करें। ऐसा है सर, आप चेयर को एड्रेस करें। बड़ी मजेदार बात है, लोकप्रिय सरकार है और 36% वोट पाके जीती हुई सरकार है, लेकिन उनके जो बजटरी कमिटमेंट्स हैं सर, उसमें कोई धोखा नहीं है। सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वेल्थ जनरेशन में अपनी जान लगाई है। सर, ये वो लोग हैं, बात ना करें, जिन्होंने इस देश को हिंदुस्तान बनाया है। और सर, ये जो गैप बढ़ रहा है गरीब से अमीर के बीच में, ये खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। मैं आलोचना सिर्फ नहीं कर रहा, मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो आपने 95% to 8% जो है
0.8% जो बजट एलोकेशन किया है, इस पर विचार करिएगा। और वो सभी लोग, आज यही लोग हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हिंदुस्तान की सोसाइटी के हैं, यही लोग आज इस अर्थव्यवस्था को बाहर निकालेंगे। आपने जो पावर है स्मॉल सेविंग्स की, उसको कभी जाना? उस दिन जब चिट फंड कंपनियों की चर्चा चल रही थी, तो ये बात सामने आई थी कि चिट फंड कंपनियों में जिन लोगों का पैसा मारा गया है वो गरीब लोग हैं, ये रिकॉर्ड लाचार किसान है, गृहिणियां, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, नौकरियां करने वाले लोग। कितनी रकम थी? 3 लाख करोड़ रुपया। तो जो स्मॉल सेविंग्स का जो पावर है वो आपको दिखाई नहीं पड़ा। मुझे हैरत लगता है कि आप इस देश को, आप अगर खुल के कहते तो, शास्त्री जी की तरह सामने आते तो कि भाई हम एक क्राइसिस के बीच में खड़े हैं, देशवासियों हमारी मदद करो, और देखते उसके बाद में क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर। सर, जो सबका साथ सबका विकास था सर, वो तो आईना सामने दिखाई पड़ रहा है, किसका कितना विकास है, उसमें कोई धोखा नहीं है। सर, विश्वास और सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टारगेट है पूरी दुनिया का, सर हम भी उसके शिकार हुए हैं। लेकिन सर मजेदार बात यह है, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लक्ष्य क्या है? सस्ता लेबर। और सच्चाई है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है, उसका इलाज यही है कि लेबर जितना इनसिक्योर हो जाएगा। दिल्ली शहर में 300 रुपए की दिहाड़ी चलती है, और अगर कैसे भी ऐसा हो पाए कि दिहाड़ी 50 रुपया रोज हो जाए, सुनिएगा, तो अर्थव्यवस्था जिंदा हो जाएगी, काम करने लगेगी, सारे के सारे उपक्रम मुनाफे की ओर चलने लगेंगे। क्या यही समाधान तो नहीं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ लिविंग की बात भी कर रहे थे, ईज ऑफ लिविंग, और भुखमरी के पायदान में हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। भूखा आदमी और ईज ऑफ लिविंग और फिटनेस इंडिया, ये साथ साथ रख के देखने से बहुत मजा आता है। अगर फिट इंडिया कार्यक्रम और भुखमरी कार्यक्रम और न्यूट्रिशन का लेवल, सर गजब है, गजब है। मैं तो खाली इतना कहना चाहता हूं, आप एक काम क्यों नहीं करते? खबर लगी है कि 1% आबादी के पास में 73% वेल्थ है। अरे उस वेल्थ को टैक्स करो ना, 7 लाख करोड़ रुपए मिलेगा आपको। मालूम है आपको? 7 लाख करोड़ रुपया। उनको एग्जम्पशन क्यों है? इस पैसे की जरूरत किसको थी? इस पैसे की जरूरत थी गरीबों को, लाचारों को, मजबूरों को। सर एक बात मैं और कहना चाहता हूं, समय मेरे पास भी कम है। सर हिंदुस्तान में 80% आबादी जो शैकल्स हैं, कास्ट बेस्ड शैकल्स उसमें जुड़ी हुई। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो जातिगत ढांचा है ना, ये लॉकिंग सिस्टम है, ये आदमी की इकोनॉमी को भी लॉक करता है, उसकी पॉलिटिक्स को भी लॉक करता है, सामाजिक रूप से लॉकिंग तो है ही है। इतनी प्रबल समर्थन के बाद इसकी अनलॉकिंग क्यों नहीं होती? कायदे से तो यही लोग अगर अनलॉक हो जाएंगे, इस जाति के बंधन से बाहर आ जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी देखिएगा, वही आदमी 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, वो दिहाड़ी 2000 रुपया हो जाएगी, मेहनत करते करते। उसकी मेहनत, मैनुअल जॉब, मीनियल जॉब, और खाली बैठे बैठे तिकड़म से खाली पॉलिसीज बना करके, खाली इन्वेस्टमेंट करके और खाली होशियारी करके करोड़पति अरबपति बनना, इस देश में बाएं हाथ का खेल। सर हालांकि चीज़ें बहुत थी, लेकिन मैं संक्षेप में अब कहना चाहता हूं, मेरे यहाँ से 2 वक्ता हैं। सर एग्रीकल्चर में जो जॉब क्रिएशन है, सर वो स्पेसिफिक जोन है, वहीं से आपको रास्ता निकलेगा। क्रॉप रोटेशन की प्लानिंग है, सोइल क्वालिटी का मैनेजमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन के कारोबार हैं, ये सब स्किल्ड जॉब हैं। ऑर्गेनिक क्रॉप्स का कारोबार है सर, पोस्ट हार्वेस्ट के मामले हैं सर, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं सर, सीड सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन का काम है सर, ऑनलाइन मार्केटिंग के स्किल्स हैं सर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के मामले हैं सर, एग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है सर, एक्सपोर्ट के काम है, कैपेसिटी बिल्डिंग है सर। ये वो कैरियर है जिस पर इन्वेस्ट करने से आपका फ्यूचर दुरुस्त रहेगा। सर गांव के अंदर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की इकाई बना करके अगर काम करेंगे तो आपका खजाना भर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर संपत्तियां बेच के काम चल रहा है, जैसा कि हमारे साथियों ने जिक्र किया, ये विकास नहीं, ये विनाश होता है। और सर एक चीज़ और भी है कि जो स्थायी रूप से युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। सर मैं अभी देख रहा था कि आज ही एक सवाल का जवाब मुझे दिया गया
डिफेंस फोर्सेस पर जो अलॉटमेंट थे सर उसमें पूरा नहीं हो पाया। सर हमारे बच्चे हैं वहाँ फौजों में, वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे लोगों के हैं, इसके जो इस देश के कामगार लोग हैं, वर्किंग क्लासेस, उन्हीं के बच्चे हैं। और सर एक उनके लिए सिक्योरिटी थी कि नौकरियाँ मिल जाती हैं। अब चूँकि पेंशन के सवाल पैदा होने लगे हैं, रकम बढ़ गई है पेंशन की लायबिलिटी। सर जो आवंटन थे सर उसमें केवल पिछले साल में ही 31,882 करोड़ और 0.95 करोड़ का डेफिसिट था। मैं क्लोज कर रहा हूँ मैम, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन चूँकि समय का बड़ा बंधन है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हेल्थ के ऊपर जो आपने 2.3% GDP का खर्चा किया है मैम, इसको 5% करिए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम बनाया गया है, जो 10 करोड़ टॉयलेट बने हैं उसमें सोक पिट बना है, और सोक पिट आपका हेल्थ बर्डन बढ़ाने वाला है। सर रेलों में बायो टॉयलेट लग रहे हैं, और गांव के अंदर जो 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं उसके अंदर सोक पिट बन रहा है। सीधे सीधे पता लगता है कि दवाई कंपनियां जो हैं उनकी लॉबिंग मंत्रालय के अंदर काम कर रही है। ये आपका हेल्थ बर्डन बढ़ाने वाली है, जरा इस पर गौर करिएगा। और एक बात और, रवि जी आपका वक्त समाप्त हो रहा है। बस मैं 1 मिनट, सोक पिट पानी जा रहा है उसके अंदर, जमीन में ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है। सर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हेल्थ पर आप खर्चा बढ़ाइए, क्योंकि जो चाइना में चल रहा है वो खेल नहीं है, वो बड़ी बात है। 2011 में मूवी आई थी एक हॉलीवुड से, समझे आप, उसमें ये पूरा का पूरा इवेंट दिखा दिया गया था। अभी देख, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ सर, कुंटैगिया करके है, आप देखिएगा उसको। ये पूरा का पूरा एपिसोड 2011 में पूरी दुनिया ने देखा है, वो अब दोहराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए ये बहुत माकूल टूल है? आपके अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़े तो सब कुछ करने के बाद भी आप हार जाएंगे। सर एक चीज़ मैं और चाह रहा था महिलाओं के बारे में। सर जो हमारी बहनें हैं, आपकी पार्टी से जो वक्त मुकर्रर है रवि बस जी, मैं क्लोज कर रहा हूँ। वाले कम कर दें। महिलाओं के बारे में कह रहे हैं। मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूँ, वो हमारी आधी आबादी है, और उनकी जो सर्विसेज फैमिली के लिए हैं वो अनपेड सर्विसेज हैं। 6 घंटा 7 घंटा उनको रोज़ अपने घर में व्यतीत करना पड़ता है। उनकी इन सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्यांकन आप कर पाएंगे? उनको GDP में आप कहीं अटैच कर पाएंगे? यकीन मानिए अगर आप कर पाए तो आप महिलाओं के साथ में बहुत न्याय करेंगे। सर इस बजट को, मेरा अनुमान था कि ये समय के हम इस मोड़ पर हैं कि जब मदर एंड चाइल्ड फोकस्ड, चाइल्ड फ्रेंडली बजट होता। सर हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, सर इन्हीं पे हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, और यही लोग भारत है, हिंदुस्तान है। सर इन्हीं पर आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी मेहनत कामयाब हो, आपके संघर्ष कामयाब हो, और हिंदुस्तान इस अंधेरे से बाहर निकले। हम सब लोग साथ देने को तैयार हैं, आप हाथ तो बढ़ाइए।